बस एक शब्द है मेरे जीवन का जिसने मुझे चेंज किया था। मैं भी पहले बाहर में आम लोगों की तरह ही काम करता था। एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे चेंज कर दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि तू नौकर है और नौकर ही रहेगा। मैं कहीं काम करता था। अच्छा। बहुत मुझे अच्छा लगा और अगर वो शब्द मेरे अंदर मुझे नहीं लगता तो शायद मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता। कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, जी। अच्छा या बुरा तो केवल मन का भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। 13 साल से पढ़ा रहे हैं। एक ही चीज़ हमारे दिमाग में है कि कभी भी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी का शिकायत मत करो। बच्चे आ रहे हैं उनको सही से पढ़ाइए और जीवन में हमेशा चुनौती लीजिए, क्योंकि जो चुनौती लेगा मैं वादा करता हूँ वो बहुत आगे जाएगा। कि मेरी जो शुरुआत देखिएगा ना, बड़ा खतरनाक आपको लगा। हम जब कोचिंग का शुरुआत किए थे ना, हमको अभी भी याद करते तो मेरा ये कांप जाता, मतलब रुआं जो हो एकदम सजीव सा लगता है। मतलब रहठा, हम लोग के गांव में वो खेत के आरी पे होता है रहठा। उस रहठा के बोझ पर आप ही के गांव का एक लड़का जिसका नाम मुरारी कुमार था, उसको बैठा है। अब पहला मेरा स्टूडेंट वही था और वहां से हम शुरुआत किए हुए थे। मात्र 2 बच्चा से शुरू किए थे। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, अभी तक मैंने आप सभी लोगों को पॉडकास्ट वीडियो में दिखाया है सोशल मीडिया क्रिएटर का एक एक बात। और हमारे बीच आज एक ऐसे युवा शिक्षक हैं जिनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा। एक युवा भी हैं और साथ में शिक्षक भी हैं, जो कि हमारे गांव समाज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जो हजारों के संख्या में रिजल्ट देने वाले शिक्षक हैं और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और मैं आप सबको बताऊं तो इनका शुभ नाम मुकेश सर हैं। और मैं आज इनके पूरे जीवनी के बारे में आप सभी लोगों के बीच दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये टीचिंग सेक्टर में क्यों और कैसे आए। बाकी इनके कुछ परिवार के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और बने रहे हमारे इस वीडियो में। सर, की हालचाल है यहाँ के? सबसे पहले तो जितने भी हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ के दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार है, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और आपको भी पर्सनली स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप एक युवा हैं और एक नया नवाचार आप लाए हैं। एक युवा होते हुए आपने एक नया आयाम लिखा है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या न्यूज़ के क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद है। और दूसरी बात, ये मेरी सौभाग्य है कि आप मुझे मौका दिए हैं कि सर आप आइए और कुछ बोलिए। तो और अब पूछिए, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। आपके मन में जो भी सवाल होगा उसका जवाब हम बखूबी देंगे। कुछ भी पूछ सकता हूँ? जो हमारे से रिलेटेड सवाल होंगे, खास करके जो एक शिक्षक से पूछा जाना चाहिए। वैसे तो हम एक समझिए, व्यक्तिगत रूप से अगर हमको देखिएगा आप, तो हम ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आप कुछ भी पूछिएगा तो जो रियलिटी है वो हम आपको कह देंगे, उसका जवाब हम क्लियरली दे देंगे। सबसे पहले सर, मैंने अभी तक सुना है बच्चों के मुंह से कि आपका नाम मुकेश सर है। मुकेश सर अधिकतर बच्चों के मैंने मुख से सुना है। आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा पूरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है। अच्छा। लेकिन मेरी खासियत ये है कि आज तक हम किसी को यह नहीं बताए कि हम क्या हैं। अगर लोग पूछते हैं तो सीधी बात है कि भाई हम एक इंसान हैं। मेरे अंदर इंसानियत है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं एक इंसान हूं और एज ए इंसान रहना भी चाहिए व्यक्ति को। रही बात, ये अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि लोग अपने नामों में जी लगाते हैं, बहुत सारे टाइटल लगाते हैं, वो उनकी अपनी पहचान है, वो लगाते हैं। लेकिन मेरे एज ए टीचर मुझे जो लगता है कि मैं अपने नाम में बस मुकेश कुमार बोलता हूँ। हाँ, बस इससे आगे मैं नहीं चौधरी, झा या इत्यादि किसी भी सूचक शब्द को मैं नहीं लगाता हूँ, जिससे व्यक्तिगत रूप से मैं कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के लिए एक टीचर के रूप में हूँ। और टीचर पूरे सोसाइटी का होता है, पूरे कंट्री का होता है, पूरे स्टेट का होता है, क्योंकि वो नेशन जो होता है, राष्ट्र जो होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, तो बिल्डर होता है। टीचर एज ए बिल्डर होता है।
और बिल्डर का काम ही होता है समाज को आगे की ओर ले जाना। तो मैं बहुत सारे बच्चे को बताता हूँ कि देखो, आप जब कोई नाम लिखते हो अपना, तो हमेशा ये कोशिश करना है कि अपना शॉर्ट नेम ही बताना किसी को। हाँ, पूरा आप नहीं बताना, क्योंकि आप पूरा बता के क्या जाहिर करना चाहते हो। इसलिए हमेशा आप अपना बस मुकेश कुमार। वैसे मुझे जो लोग जानते हैं आदर्श कोचिंग सेंटर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे गांव में मुझे लोग जानते हैं आदर्श कोचिंग सेंटर, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मुझे मुकेश कुमार के नाम से जानते हैं। और बच्चों के मुख से मैंने हमेशा सुना है मुकेश सर, मुकेश सर। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपका ट्यूशन संस्थान भी है और आप उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो आपका ट्यूशन संस्थान का नाम है आदर्श, तो ये आपने आदर्श क्यों नाम रखा है सर? देखिए, हमारे गुरुजी हैं, जी उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, दिनेश सर जी हमारे गांव के ही हैं। जी उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया था जी अपने जीवन में, खास करके कोचिंग संस्थान जो मैं खोला था उन्हीं के बदौलत मैं खोला हूँ। जी उन्होंने बहुत सहयोग किया। सहयोग कई तरह से होते हैं, धन से नहीं भी होकर लोग शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, विचार से भी करते हैं। जी तो वैचारिक रूप से हमको बहुत मतलब मदद किए थे। जी तो उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में किसी को आइडल मानते होंगे। जी तो हम कहे हाँ, मैं अगर किसी को आदर्श मानता हूँ तो आप ही को मानता हूँ। जी तो एक आदर्श का मतलब हो गया आइडियल। आप किसको आइडियल मानते हो? जी तो मेरे लिए जो मेरा ये काम है, यही मेरा आदर्श था। मेरा लाइफ का यही मेन मोटो था कि मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा जो आदर्श है, वो मेरा यही वर्क है। तो हम इसलिए इसका नाम रख दिया आदर्श कोचिंग सेंटर। अब इस आदर्श किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी बच्चे का नाम नहीं है। ये आदर्श मैं आइडियल सोच के मैंने वहाँ पे आदर्श कोचिंग सेंटर रख दिया इसका नाम। आप एक युवा हैं सर, और युवा के साथ साथ मैंने कई सारे बच्चों से मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, और सोशल मीडिया पे मैंने आपका देखा कई सारा कंटेंट जो अभी तक आप अच्छा खासा फॉलोवर भी है आपके सोशल मीडिया पे है। आप इंस्टा पे मैंने देखा, आपका यूट्यूब पे भी देखा है, और फेसबुक पे भी मैंने देखा है। सारे प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को शिक्षित भी करते हैं, और साथ में आप जगह जगह बच्चों के घर पे भी जाते हैं। जो जो बच्चे बदमाशी करते हैं उनके घर पे भी आप जाते हैं, उनके बच्चे के पेरेंट्स से भी आप कंप्लेन करते हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया सर? देखिए, इसका 2 रीज़न है। जी एक रीज़न तो ये था कि सोशल मीडिया से हर कोई चाहता है कि हम 2 रुपया कमाएँ। जी इसका 2 रीज़न क्या है? पहला सकारात्मक मैं बताता हूँ, जी जी क्योंकि लोग इसको 2 तरीक़ा से सोचते हैं। एक सोचते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए करता होगा, जी कोई भी सोच सकता है। जी तो इसमें रही बात कि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें 2 बातें होती हैं कि अगर उस वीडियो से हमें पैसा आए, मान लीजिए, जी तो वो पैसा हम अपने संस्थान के बच्चों के लिए खर्चा करें, खास करके उन बच्चों के लिए जो लाचार हैं, जिनको हम मदद कर सकते हैं। अभी तो ईश्वर हमको उतना नहीं दे पाए हैं, लेकिन जिस दिन देंगे जी ज़रूर मदद करेंगे। पहला ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि बच्चों के बीच एक अवेयरनेस जाएगा कि हमारे टीचर कभी भी आ सकते हैं। चूँकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत नादान होते हैं, इतने भोले होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि ये पढ़ाई अभी क्या है, नहीं है। उनको बहुत समझाना पड़ता है, समझे? पहले एक बात कही जाती थी कभी कि हम लोगों में कूट-कूट कर संस्कार दिया गया है। उसका भी एक पहलू होता था कि सच में गार्जियन कूट-कूट कर बच्चे को संस्कार देते थे। लेकिन अभी की डेट में क्या है, ये आधुनिकता के युग में सारे माँ-बाप चले गए, मतलब माता-पिता में माँ तो यहाँ है, पिताजी चले गए बाहर। अब वो गाँव में भी ऐसा माहौल नहीं है, दरवाज़ा है, ना 10 आदमी बैठते हैं। पहले बूढ़ा लोग क्या करते थे, बच्चे को लेकर बैठते थे। अब कुछ नहीं रह गया, अब चली गई है, मतलब एकदम से पढ़ाई रेडीमेड पढ़ाई हो गया। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ टास्क, होमवर्क बनाएँ, बस बात खत्म। तो हमने चाहा कि क्यों ना इस अभियान को शुरू किया जाए कि बच्चे के घर जाया जाए। अगर घर पर जाएँगे तो उसकी परिस्थिति को भी देख लेंगे, और आखिर वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसके अंदर क्या कमी है, वो उसके माहौल से भी हमें पता चल जाएगा कि इसको हम किस तरह से ट्रीट करें जो बच्चा पढ़े। इसलिए हम इस अभियान के इसका 2 उद्देश्य था। एक तो कि सारे बच्चे अवेयरनेस हो, और जो गार्जियन बाहर रहते हैं वो भी देखें, और दूसरा था कि अगर इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ अर्न करते हैं तो उस धन से हम अपने बच्चे को और आगे जो है सपोर्ट करें, सहयोग करें। ये मेरा मेन मोटो जो था इसका। अच्छा, आप जो सर बच्चों के घर पे जाते हैं, और बच्चों के घर पे जाने के बाद आप सोशल मीडिया पे उस कंटेंट को आप डालते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ पेरेंट्स ने आपको फ़ोन करके मना किया हो कि हमारे यहाँ इस तरीके का कंटेंट मत डालिए या वीडियो नहीं डालिए, तो कुछ इस तरीके का समाज में आपके प्रति? मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ जी। कि जब मैं पहला वीडियो बनाया था वही वीडियो मेरा 50,000 चला गया था। अच्छा। ये जब मैं घर घर पे जो जाता हूँ बच्चे का, जी। और
पहले वीडियो से ही गार्जियन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर मेरे यहाँ कब आएंगे, मेरे यहाँ कब आएंगे। और देखिए सर, एक सही माने सीधी बात है कि कोई व्यक्ति अगर अश्लीलता को फैलाता है, जी लोग उसको जब नहीं मना करते हैं, तो हम तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का हाँ दिखा रहे हैं। बच्चों के घर पे। हाँ, मतलब मेनली ये है कि जहाँ भी वीडियो हम बनाते थे तो एक शालीनता का ख्याल रखते थे, जी और ख़ास करके कुछ चीज़ों का ख्याल रखते थे कि किसी के घर में अगर बेटी है, महिला है, लड़कियां हैं, तो मेरा कैमरा उधर की ओर ज़्यादा ना जाए, मैं जिस बच्चे को समझा रहा हूँ उसको जाए। और वो एक बच्चा जो कि कल कैमरे पर वायरल है कि नहीं पढ़ रहा है, अचानक क्लास में मेहनत करना शुरू किया, उसका रिजल्ट अच्छा आया, फिर से उसको कैमरा पर लिख कर आते हैं, तो फिर पब्लिक देखती है कि भाई यही लड़का जिसके घर पर गए, ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था। और फिर जब क्लास में उसको लगी कि हम बेइज्जती हो गए हैं, तो फिर मेहनत करना शुरू किया। इसलिए याद रखिएगा आप लोग भी कि ज़िंदगी में जितना बेइज्जती होगा ना, हर बदनामी के पीछे आपका एक नाम छिपा होता है, याद रखिएगा। जितना अधिक आप जीवन में बेइज्जती आपका हो रहा है, बशर्ते कि आप गलत ना हो, तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर वाला बहुत मजबूत कर रहा है और सोच रहा है कि आपको आगे बहुत ऊपर ले जाएगा। तो ये हम बच्चे को बताते हैं कि भाई बेइज्जती तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर आज हम न बेइज्जती हुए रहते, तुम न हुए रहते, तो मेरा लाइफ का यू टर्न वाला पॉइंट अगर आप सुनना चाहते हैं कि आखिर हम ज़िंदगी में क्या कर रहे थे, अचानक कैसे बदले, तो बस एक शब्द है मेरे जीवन का जिसने मुझे चेंज किया था। मैं भी पहले बाहर में आम लोगों की तरह ही काम करता था। एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे चेंज कर दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि तू नौकर है और नौकर ही रहेगा। मैं कहीं काम करता था। बहुत मुझे अच्छा लगा। और अगर वो शब्द मेरे अंदर मुझे नहीं लगता तो शायद मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति एकदम सही कह रहे हैं। मैं उसी दिन वहाँ से छोड़ा, गाँव आया। 3-4-5 महीना तक मुझे लगा कि मैं थोड़ा सोच में था कि क्या करूँ, क्योंकि युवा अवस्था में हर कोई जो है उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता है कि अपने लाइफ के बारे में डिसीजन ले पाए कि हमको क्या करना है। तो हम भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड थे। फिर हमारे गुरुजी दिनेश सर जी थे जो हमारे यहाँ पढ़ाते थे बच्चे को, तो उनसे बहुत जुड़ाव रहता था। तो उन्हीं से थोड़ा प्रेरित होते होते सीखते सीखते फिर एक विद्यालय खुले, उसमें पढ़ाना शुरू किए। लगभग हमको एक्चुअल डेट तो नहीं याद है, लेकिन मई 20 तारीख हमको याद है कोचिंग का। कि स्कूल में कब पढ़ाए थे ये याद नहीं है, लेकिन मई 20 को हम कोचिंग खोले थे 2014 में, 13 में खोले थे। और ये लगता है 13वां साल मेरा है 2026। तो 13 साल से पढ़ा रहे हैं। एक ही चीज़ हमारे दिमाग में है कि कभी भी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी का शिकायत मत करो। बच्चे आ रहे हैं उनको सही से पढ़ाइए और जीवन में हमेशा चुनौती लीजिए, क्योंकि जो चुनौती लेगा मैं वादा करता हूँ वो बहुत आगे जाएगा। मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान कहाँ। और एक बहुत बड़ी बात हम आपको कहना चाहते हैं इसमें कि लोग कहते हैं ना कि कमी, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। हम एक बहुत अच्छा लाइन आपको बता देते हैं इस पर कि कौन है ऐसा जिसमें कमी नहीं होती, कौन है ऐसा जिसमें कमी नहीं होती, आसमां के पास भी जमी नहीं होती। तो इसलिए हमें कभी भी अपने कमियों को नहीं देखना चाहिए कि हम क्या हैं नहीं हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो उनको लगता है हम कमज़ोर हैं, हमसे ये नहीं होगा। हम बच्चे को आते ही पहला मोटिवेशन देते हैं कि तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। और मुकेश सर से मेरा जुड़ाव यही समथिंग 1 साल से हुआ है और 1 साल से लगभग मैं इनको अच्छे ढंग से पहचान पा रहा हूँ। इससे पहले मैं सोशल मीडिया पे इनको देखता था, तो मैंने जो देखा था शुरुआत में कि मुकेश सर चलिए ट्यूशन संस्थान भी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ अच्छा खासा मोटिवेशनल लाइन भी ये सोशल मीडिया पे शायरी के माध्यम से पब्लिक के बीच में दर्शाते थे। तो सर एक आध शायरी आप सुना दीजिए जो आप पुराने अंदाज में सुनाते थे, जो मोटिवेशनल, जिससे बच्चों को भी प्रेरित हो बच्चे। इस तरीके से कुछ आपको याद है अभी? बहुत सारा शायरी है, जो भी आप सुनना चाहिएगा हम आपको सुना सकते हैं। कुछ पुरानी शायरियाँ अगर उतना तो याद नहीं है, लेकिन 1-2 याद है कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल मन का भ्रम है, ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ये था मेरा ये सब याद है 1-2-4 ऐसे। अचानक से पूछ दिया जाता है तो बहुत सारा शायरी माइंड में नहीं आता, उसके बावजूद भी आपने सर सुनाया शायरी, जो कि काफ़ी अच्छा शायरी आपने सुनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ट्यूशन संस्थान अपना चलाते हैं, स्कूल आपने पढ़ाना शुरुआत किया और स्कूल छोड़ के आपने ट्यूशन संस्थान अपना क्यों खोला? नहीं, जिस स्कूल में हम शुरुआत किए थे ना, वहाँ पे एक शिक्षक थे, तो उन्होंने मुझे, मैं मतलब पढ़ाने के लिए ऐसे ही गया था,
वहाँ पे मेरी बहन एक पढ़ती थी, तो मैं 2-4-10 दिन वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैं 2-3 महीना कंटिन्यू पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद वो सर जो थे, जो स्कूल वाले थे, उन्होंने स्कूल बंद करके वहाँ छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो सारे बच्चे जो थे लगभग छोड़ ही दिए थे, मतलब कभी आते थे कभी नहीं आते थे। तो एक दिन मैं 3 महीना पढ़ा दिया, तो मैंने कहा कि सर कुछ मुझे भी जो है अपना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी आप मतलब पढ़ाइए, देंगे। तो क्या हुआ, अचानक हमको लगा कि सर जी जो है मतलब नहीं उतना केयर कर रहे थे स्कूल को, तो हम छोड़ दिए स्कूल। मेरे छोड़ते उसमें 110 बच्चा था, लगभग हमको लगता है 25-30 बच्चा रह गया मात्र। तो मुझे लगने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। फिर सोचे कि चलो अपना अपना सबका वो वर्क करने का ढंग होता है। तो फिर मैं क्या किया, मेरी जो शुरुआत देखिएगा ना, बड़ा खतरनाक आपको लगा। हम जब कोचिंग का शुरुआत किए थे ना, हमको अभी भी याद करते तो मेरा ये कांप जाता, मतलब रुआं जो हो एकदम सजीव सा लगता है। मतलब रहठा, हम लोग के गांव में वो खेत के आड़ी पे होता है रहठा, रहठा के बोझ पर आप ही के गांव का एक लड़का जिसका नाम मुरारी कुमार था, उसको बैठा है। अब पहला मेरा स्टूडेंट वही था, और वहां से हम शुरुआत किए हुए थे, मात्र 2 बच्चा से शुरू किए थे। और एक बहुत अच्छा नहीं कहते हैं, जब आप कोई चीज काम करते हैं ना, तो पूरी दुनिया पूरी कायनात लग जाती है आपको पीछा करने में। समझे। और जब अगर पूरी दुनिया पूरी कायनात आपको पीछा करने में लग जाए, तो समझ जाइए कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। ये मेरा थॉट है, मेरा अपना विचार, मेरा अपना अनुभव। तो ये सब हम देखे हुए हैं। अभी सर आप कौन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी हम 7-8 से पढ़ाते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 11th में मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ और आर्ट्स, 12th में भी कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ाता हूँ, 10th में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, कोई कहेगा कि आपके पास क्या डिग्री है, 2 ही डिग्री है मेरे पास, एक मेहनत, दूसरा ईमानदारी। तीसरे के लिए हम कभी इधर देखे ही नहीं। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि कोई भी चीज़ अगर आप है, इम्पॉसिबल तो अब है ही नहीं कुछ। आज के डेट में क्या ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको साइंस नहीं आती है, आप इतने साधन हैं लोगों के पास, आप जाके देखिए कितना साधन, आराम से निकालिए, बैठ के पढ़िए। अब वो जो कोई बहाना करता है कि हमको ये विषय नहीं आ रहा है, ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जुनून नहीं। और दूसरा बात कि आप सोचते होंगे ना कि इनके यहाँ रिजल्ट कैसे इतना आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सबका। बहुत सारे शिक्षक भी बोलते हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में भी ये विचार रहता है कि हम जाते हैं मुकेश सर के पास ट्यूशन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इस कारण बच्चे आपके पास कैसे आते हैं सर, और रिजल्ट कितना इतना अच्छा कैसे दे पाते हैं आप? देखिए आप मेरे घर पे आइए, अभी एग्जाम का टाइम है, हम 2 बजे रात में सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं। तो इस रिजल्ट के पीछे जो है ना, एक ही चीज़ है, मेहनत, और कुछ नहीं है। लोग को देखिए, हम तो मतलब नहीं कहना चाहते हैं, किसी का भी नाम नहीं लेते हैं हम कभी, आज तक क्लास में भी नहीं लेते हैं, भूल से भी नहीं लेते हैं, क्योंकि कभी मेरा ये सब रहा ही नहीं मन में। हर कोई सोचने लगता है कि भाई रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट कोनो जादू का छड़ी है जो छुआ दीजिए या रिजल्ट आ जाएगा। हमसे पुराने पुराने विद्वान विद्वान लोग भी इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर मतलब मेरे सामने खड़ा हुआ लड़का, मेरे सामने जन्म लिया लड़का, मेरे पास पढ़ा लड़का, आखिर ऐसे कैसे कर सकता है कि कॉमर्स में भी रिजल्ट दे देता है, आर्ट्स में भी रिजल्ट दे देता है, वो भी जिला स्तर का। और 10th में तो मेरा बच्चा टॉपर लिस्ट में भी गया था पिछले साल। तो इसका एक ही रीज़न है, मेहनत। आज आप सोचिएगा, गौर से इस बात को सोचिएगा, जितने भी टीचर लोग हैं, कुछ टीचर बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन अधिकतर टीचर को क्या होता है कि मैं जो पढ़ लिया शायद मेरे लिए काफ़ी है। हम में क्या है कि कल अगर हमको साइंस पढ़ाना है ना, तो हम रात में उसका पहले PDF तैयार करते हैं, खुद से ऑब्जेक्टिव बढ़िया से पहले खुद याद करते हैं कि हम जब जाएंगे मंच पर भाषण देने के लिए, और उस टाइम में खोजेंगे कि पन्ना कहाँ है, तो फिर हो गया। तो रीज़न यही है कि हर साल हम हर विषय को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। 10th का साइंस है, अभी भी आज भी पढ़ के आए, 1 घंटा पढ़े हैं, फिर जाके बच्चा सबको पढ़ाएं, हर रोज़ पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षक पढ़ेगा ही नहीं तो परिणाम कैसे देगा, रिजल्ट्स कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। मेरा तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा टीचर्स को, और टीचर्स जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उनका बच्चा उतना अच्छा करेगा। क्योंकि जब टीचर्स पढ़ने लगते हैं ना, तो उनकी पॉजिटिविटी उनके बच्चे में जाती है। जब शिक्षक खूब मेहनत कर रहा है, तो शिक्षक के पास खड़े बच्चों के बीच सकारात्मक ऊर्जा जाएगा, वो भी घर पे बच्चे जाएंगे, वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरा जो सबसे मेन है मेरा, वो बोलने का। बच्चे भी बोलते रहते हैं कि सर आप जो बोलते हैं वो तो एकदम जैसे लगता है कि चुंबक की तरह
एकदम मोटिवेट करना बच्चों को। तो आज भी मोटिवेट किए बच्चों को, क्यों पढ़ो, सिखाते हैं बच्चों को आखिर पढ़ना क्यों है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो। तो यही सब है और कुछ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है ना। मेहनत ही इसके पीछे एक एक राज है। आपने सर 1 और 2 बच्चों से आपने अपना ट्यूशन संस्थान शुरुआत किया और लगभग 13 साल का आपका जर्नी हो गया, 13 साल का आपका एक्सपीरियंस भी हुआ। तो अभी लगभग कितने बच्चे आपके ट्यूशन संस्थान में आते हैं 7वीं से लेके 12वीं तक में टोटल लगभग? गिने तो नहीं है, लेकिन जो मेरा स्थान है, जो भी जगह है, वो मतलब माँ शारदे की कृपा से वो रहता है पूरा। देखिए इसमें 2 बात है, एक होता है ना पढ़ाओ इसलिए कि खाली मेरा कोचिंग भर जाए, और एक होता है कि जो ईश्वर दे रहे हैं वो बहुत है, जो मेरे पास है वही मेरे लिए बहुत है। एक होता है ना कि ये बहुत अच्छी लाइन है कि संतोषम परम सुखम, सुने होंगे आप लोग भी। तो संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है, और धैर्य रखिए। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक युवा हैं, लगभग अभी आपका उम्र कितना है सर? देखिए मेरा लगभग 30-31 साल हो गया होगा मेरा। 30-31 साल। हाँ। और लगभग 13 साल से आप पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्र आपका नहीं था। और जिस उम्र में आपने अपना कोचिंग स्टार्ट किया सर, और समाज में क्या हो जाता है कि बहुत सारे शिक्षक जो कि एजेड हैं, तो समाज में लगता है कि एजेड हैं तो मतलब इनको ज़्यादा अच्छा ट्यूशन पढ़ाने आता है, तजुर्बा भी होगा। और एक युवा के लिए, आप एक युवा थे और आपके लिए क्या-क्या कठिनाई उस समय आई? क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग बहुत तरह-तरह का बात आपके लिए भी बोलते होंगे। क्योंकि एक युवा अगर कोई चीज़ शुरुआत करता है सर, कोई भी काम, तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है समाज के बीच। तो आपको क्या-क्या उस समय कठिनाई हुई? समाज से आपको क्या-क्या नेगेटिव फीडबैक आया, ऐसा कुछ सर? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर हौसलों में उड़ान हो ना तो किस्मत भी झुका करती है। बस एक ही बात कहना चाहेंगे, अब इससे ज़्यादा क्या कहें, अब तो सब समझ गए होंगे। कोई युवा सर आना चाहता है इस क्षेत्र में, ट्यूशन संस्थान में भी, तो उनको ऐसा कुछ पॉइंट या कुछ ऐसा संदेश आप दीजिए जिनसे उनको भी मोटिवेट हो और वो भी चाहते हैं अगर इस लाइन में आना तो वो भी कर सकते हैं। देखिए अभी जहाँ तक हम सरकार का जो देख रहे हैं अभी दिशा निर्देश शिक्षा को लेकर के, तो उसमें बहुत सारे अच्छे शिक्षक अब आ गए हैं बीपीएससी वाले। हम बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं स्कूल को लेकर के, हम कभी नेगेटिव वीडियो नहीं बनाते, हम बहुत सपोर्ट भी करते हैं स्कूल को, बच्चे को भी बोलते हैं आप स्कूल जाओ, बहुत सारे टीचर आए। तो ये जो अभी हाल देख रहे हैं हम, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई लड़का चाहते हैं कि हम टीचर बने, तो उसके लिए तो बहुत सारा ये है कि आप बीएड करो, एसटीईटी करो, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा पॉलिसी भी लाया हुआ गवर्नमेंट, और आराम से आप टीचर बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीचर बनने से पहले जो है ना अपने आप को इतना टीच कर लो, इतना मतलब ये कर लो ना, बूस्टअप कर लो, मेहनत अपने आप में करो। 5 साल तक मेहनत करते रहिए लगातार, आप अपने आप को बंद कर लीजिए, ऐसे बंद कर लीजिए कि आपको कहीं कोई मतलब किसी से कोई लिंक नहीं। 5 साल तक अपने आप को किसी जगह पर कैद कर लीजिए आप, और उसके बाद छठा साल जब आप निकलिएगा ना तो हर कोई कहेगा वाह क्या लाजवाब। यही एक एक मूल मंत्र है हम जो देखें अपने लाइफ में, एक ही चीज़ है, कोई क्या कहता नहीं कहता है कुछ नहीं, एक काम अपने दिमाग में सेट रखिए कि हमको बस अपने कामों से मतलब रखना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि अगर आप मतलब आए हैं हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आप हमसे बातचीत कर रहे हैं ना भाई, आप पूछते हैं तब ना हम जवाब दे पा रहे हैं। अगर मेरे अंदर कुछ रहता ही नहीं तो हम कैसे बोलते, तोतला के बोलते, हकहका के बोलते, डरते, सहमते। ये आपसे बड़े पत्रकार भी अगर आएंगे तो उनके सामने हम अगर नहीं बोल पा रहे हैं सही से, इसका मतलब है मेरे में एबिलिटी नहीं है। क्योंकि बोलना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन बस आप ही के पास बोल रहे हैं, वैसे कहीं नहीं निकल के बोल सकते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, हम लोग तो देखते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि पेड़ में फल जब लगता है तब पेड़ झुक जाती है। ये कोई मुहावरा या उदाहरण किसी किताब में लिखी रहती है, हम लोग के तो आसपास बगीचा सामने में उदाहरण तो हम लोग हर रोज़ देखते हैं। नींबू झुक जाती है, नींबू का पेड़, आम का बगीचा में आम का पेड़ झुक जाता है। तो झुके रहिए, अपने आप में लगाए रहिए, करते रहिए। और नए कोचिंग, नया टीचर में क्या होता है प्रॉब्लम ना, आज स्टार्ट किया, 1 साल चलाया, 2 4 10 बच्चा हुआ, अगला दिन धर नहीं पढ़ाएंगे, नहीं मज़ा है, पैसा नहीं आ रहा है, कैसे होगा भाई। किसी चित्रकार को पूछेगा 50 साल में जो चित्र बनाया तब उसका कीमत है 3 लाख रुपया, उस चित्र को सोचिएगा आप कि एक दिन में हमको सिखा दे, हम भी 3 लाख कमाएं, तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। और इसलिए कहते हैं नए टीचर को कि
आप पहले अपने काम में जो है ना, जो है आपके पास उस पर ध्यान दीजिए। अगर 5 है तो 5 पर ध्यान दीजिए। मेरे पास कॉमर्स में मात्र 10 बच्चे रहते हैं हर साल, अभी भी होंगे शायद 10, और 10 में से 5 से 6 बच्चे 400 प्लस रिजल्ट देते हैं। आप बताइए कि बेनीपट्टी मधुबनी जिला स्तर पर आप देखिएगा तो 200 बच्चा, वहाँ 5 को 7 को बच्चा अच्छा करता है तो उसका बैनर सब लगता है, होर्डिंग लगता है बड़ा बड़ा। हम लोग के यहाँ 10 बच्चे में 5 बच्चे इतना बेहतरीन रिजल्ट लाते हैं, हम कभी होर्डिंग वोर्डिंग नहीं लगाते। हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं सब, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। प्रचार खुद ब खुद हो सकता है व्यक्ति का, अगर व्यक्ति सही है और सही मार्ग से चल रहा है तो। और टीचर बनने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भी सीखे हैं जीवन में। संस्कार और चरित्र, ये 2 बड़ी चीज़ें हैं टीचर बनने के बाद। जिसके अंदर थोड़ा भी चरित्र अगर खराब हो गया, चरित्र अगर गिर गया, चाहे वो मैं क्यों ना हो, चाहे मैं ही अगर गलत करता हूँ तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा ज़्यादा दिन। ये भी आप बात समझ लीजिए। तो चरित्र बहुत मायने रखता है। युवा अवस्था में जब टीचर लोग बनते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। इन चीज़ों पे थोड़ा ख्याल रखना होगा सभी को, क्योंकि देखिए वही व्यक्ति आपको सही बता सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा हुआ रहता है। कोई भी व्यक्ति कहता है ना आपको, कोई बात समझाता है तो इसलिए समझा पाता है क्योंकि जब तक आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, कुछ बीतेगा नहीं आप पर, तब तक आप दूसरे को ये बात नहीं बता सकते। तो 13 साल के जीवन में कोई टीचर ये सब नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग, मेरा एक क्लियरली हम बोलते हैं कि जब आप लाइफ जीते हो ना तो अनेक सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उसको आपको सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और गलती करना एक मानवीय लक्षण है, लेकिन किसी गलती को बार बार करना लक्षण नहीं, बदमाशी है। तो इसलिए बदमाशी नहीं करना चाहिए इंसान को। मुकेश सर पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हम तो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं ज़्यादा, लेकिन एमकॉम हम किए हुए हैं, पीजी जिसको आप लोग बोलते हैं। बाकी मेरी पढ़ाई जो है वो कुछ और है। देखिए हम जो है बचपन से ही, मेरा जो माइंड था वो कुछ और था, हम कुछ और करना चाह रहे थे। मेरा माइंड ही था कि हमको कुछ और अलग करना है, तो हम कॉमर्स रखे 12th में, पढ़े। हमारे गुरुजी पीसी झा सर है, मधुबनी में है। उसके बाद हम बीकॉम कर लिए, बीकॉम के बाद हम स्टॉप हो गए, कोचिंग चलाते रहे। फिर मुझे पता नहीं क्या आया दिमाग में, फिर मैंने जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट किया था। उसके बाद इस बीच में मैं फिनेंशियल मैनेजमेंट किया हूँ और मैं एमकॉम भी किया हूँ। तो मेरा यही, अब मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, नवाचार और समाज को एंटरप्रेन्योर बनते हुए हर उस युवा को, हर उस बच्चे को एक रास्ता दिखाना जिससे कि वो अच्छा कर सकते हैं। सोशल मीडिया साइड से भी हम बच्चे को प्रेरित करते हैं कि आप इसमें जाइए, लेकिन एक तरीका से जाइए भैया। हमारे गांव में भी एगो नाश्ता का दुकान रहता है, वहाँ भी एगो छोटू बच्चा रहता है, उसको 2000 मिलता है। वहीं होटल मैनेजमेंट करके जाता है, उसको 30-35 मिलता है। जाइए ना तरीका से, वही काम करिएगा ना भाई, बहुते मिलेगा, लेकिन तरीका से जाइए, एजुकेशन लेते हुए जाइए ना। आप शिक्षित रहिएगा ना, कोई काम करिए आप, चाहे आप खेती काहे नहीं करते, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, खेती करिए। लेकिन आपके अंदर ये सिर्फ ये नहीं रखिए कि हमको मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, बीए के लिए, एमए के लिए पढ़ना है, तब तो फिर हो गया। अपने लाइफ में आप इतना एजुकेट रहिए कि जब आपके पिताजी आपके पास आए, कहे बुआ कहीं पढ़ के सुनाओ, तो इतना आप कह सकें हिंदी अंग्रेजी में कि हाँ हमें ये आता है और हम समझा सकते हैं आप। इतना तो होना ही चाहिए बच्चों में। तो यही मेरा मूल उद्देश्य है। और मैं सिंगल अगर अगर मैं मतलब मैं कहीं भी जाऊंगा, अभी मान लीजिए, इससे पहले भी मैं कंपनी में काम किया था, तो मैनेजर के लिए मैंने ये किया था, इंटरव्यू वगैरह कई बार मैं किया हूँ। इससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में 2015-16 सब में जब नया कोचिंग में चला रहा था, उस बीच दौरान मैं कह रहा हूँ, तो मुझे बहुत जगह से हुआ। मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि अब हम कोई भी कंपनी रख सकती है, क्योंकि मेरे अंदर बोलने की क्षमता आ गई, थोड़ी अंग्रेजी में सीख लिया हूँ, थोड़ी हिंदी में सीख लिया हूँ। तब मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ से सिर्फ अपने कमाने के लिए निकल जाता हूँ तो एक सिंगल आदमी मैं कमाऊँगा, लेकिन मैं गाँव में रहते हुए अगर 10, 20, 50 बच्चे को उस तरीके से शिक्षित कर देता हूँ, उनके अंदर भी वही क्षमता डाल देता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी, जैसे अकेला मैं अगर 30-40 हज़ार रुपया कमा सकता हूँ, तो वो सब अगर निकल जाएंगे यहाँ से तो वो भी 30-40 हज़ार कर सकते हैं। और हमको लगता है कई घरों के अंदर एक अजब सी रोशनी जग जाएगी, एक अजब से दीपक जग जाएगा। इसीलिए जो है हमारा मेन मोटो है, उद्देश्य रह गया लाइफ का कि नहीं, जियो और जीने दो तो सुने होंगे, लेकिन खाली खुद जियो और दूसरी को नहीं जीने दो, ये कहावत हो चुका है आजकल जो चल रहा है। लेकिन मेरा ये हुआ था कि खुद भी जियो और अपने साथ सबको लेकर चलो। ये मेरा, आज भी हम टीचर हैं और अपने से जो मेरा जूनियर लड़का सब है, कोचिंग चलाता है, वो सब के बारे में सपोर्ट में हम वीडियो बनाते रहते हैं मोबाइल पर कि भैया इनको भी थोड़ा सपोर्ट करिए, भैया इनको भी सपोर्ट करिए। क्योंकि हम जानते हैं कि लड़का है बेचारा, गरीब है, बहुत लाचार है,
कंडीशन बहुत पुअर है, वहाँ से उठकर बेचारा इंटर किया है, मैट्रिक किया है, चाह रहा है कि 2-4 बच्चे को पढ़ाएं, 2 रुपया कमाएं, अपने घर की गरीबी को दूर करें। तो उसके सपने को साकार करने में हमसे जितना हो पाता हम लोग मदद करते हैं। अब आप कहिएगा कि कोई डांसर है उनको सपोर्ट कर देने के लिए, तो ये सब काम हम लोग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा टीचर होना हमारा तौहीन हो जाएगा। हकीकत बात है ये। हाँ। मुकेश सर, जिस उम्र में आपने शुरुआत किया ट्यूशन संस्थान पढ़ाने का और जिस उम्र में आप स्कूल संस्थान में भी ज्वाइनिंग लिए, तो आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया? क्योंकि देखिए सर, हम बिहार से हैं और बिहार में गांव समाज से हैं, तो यहाँ पे लगभग पेरेंट्स और बच्चों का सपना ही रहता है कि हम सरकारी नौकरी करें। तो आप कभी सरकारी नौकरी के ख्वाब देखे या फिर खुद अपना स्टार्टअप करना चाहते थे? नहीं, हम लोग का बचपन से हम कॉमर्स रखे थे, तो मेरे कॉमर्स में जो है वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत सारी सरकारी नौकरियां होती हैं। हम इस सब तरफ ट्राई नहीं किए, झूठ कह के आज तक बचपन से ही कभी नहीं सोचे कि सरकारी नौकरी भी करना होता है, कभी नहीं दिमाग में आया ये चीज़। जब मतलब ग्रेजुएशन किए उसके बाद भी नहीं ये सब दिमाग में। अब धीरे धीरे लोग कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी, हम कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी ही नहीं है। देखिए, इंसानियत आप में होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसके माथा पर सरकारी नौकरी है वही व्यक्ति इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं। हर वो व्यक्ति अच्छा कर सकता है बगैर सरकारी नौकरी के भी, जो सरकारी नौकरी वाले नहीं कर सकते। आप देखिए ना, आप उठा के देखिए, एक IITian को देखिए आप जा कर के, बड़े बड़े उद्योगपति सबको देखिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा के मन में ये नहीं डर फैलाइए कि भैया तोहर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो तोहर ज़िंदगी नहीं है। ये डर के कारण जो है बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। हम तो कहते हैं सबको, देखो तो हमको, हमारे ऊपर भी परिवार की इतनी जिम्मेदारी है, हमको भी ताना सुनना पड़ता होगा, लेकिन हमको देखो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों की नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी सभी व्यक्ति लगे हुए हैं, परोक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सभी लोग लगे हुए हैं सरकारी नौकरी की तरफ। अब हम ही लोग हैं, मान लीजिए M.Com किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, कहीं से भी हम आएगा TRE 4 में, चाहे कहीं भी चाहेंगे तो भर सकते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ही कुछ अलग था, इसलिए M.Com किए हैं। प्रयासरत रहेंगे, लेकिन ये नहीं कि गोल है कि अगर नहीं हुआ जी सरकारी नौकरी तो ज़िंदगी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एक व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, तो आप समाज को रास्ता दिखाते हैं और आप खुदे रास्ता भूल जाइएगा। अगर नहीं भी हो पाया ना, तो आप अपने आप में कुछ बेहतर कर सकते हैं, यही आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो मुकेश सर ने कभी सरकारी नौकरी करने का ख्वाब नहीं देखा। आपके ट्यूशन संस्थान में जो बच्चे आते हैं, आप उनको क्या सपना दिखाते हैं, सरकारी नौकरी करने का या फिर कुछ भी करने का, या कुछ आप उनको मोटिवेट करते होंगे? क्योंकि सर ये एक रास्ता ही होता है कि अगर नींव हमारा मजबूत है तो आगे चल के हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। नींव ही कमज़ोर है तो हम आगे कुछ खास नहीं कर सकते हैं। तो आप एक नींव की तरह काम करते हैं, जो बेस जो देते हैं बच्चों को, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, तो आप बच्चों के दिमाग में क्या सेट करते हैं, सरकारी नौकरी या और कुछ? ये मेरा सीधा है कि हम बच्चे के घर जाते हैं, हम सबका घर परिस्थिति देखे हुए हैं। मान लीजिए वो लड़का का बुद्धि लब्धि क्षमता होता है, वो IQ लेवल जिसको बोलते हैं। अब आपका IQ लेवल क्षमता क्या है कि आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं, अच्छा आपको मेडिसिन का नॉलेज। अब आपको हम बैठा दे कल IAS का किताब ला के पटक दे पर कह रहे पढ़ तू, तो इसलिए हम बच्चा को ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम फुल्ली आज़ाद हो, तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगता हो कि हमको ये काम करना चाहिए, तुम वही काम करो। मान लीजिए कोई बच्चा है जो इस बार टॉप किया है, वो अगर गरीब घर का भी होगा तो हम लोग चाहेंगे कि चाहे जैसे हो, कष्ट काट के भी हो, अगर उसके अंदर क्षमता है कुछ करने का तो हम लोग करवाएंगे। अगर मान लीजिए कोई 3rd डिवीजन में बच्चा हुआ, उसका इच्छा है साइंस रखे, सर हम 12th में बढ़िया करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे चल भाई साइंस रखो। नहीं समझे, सबकी अपनी अपनी क्षमता होता है। और एक बच्चा ऐसा होता है जो जिसको देखिएगा ना आप, तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको टेक्निकल चीज़ों में, डांसिंग में, सिंगिंग में, इस सब तरीका का चीज़ में। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा का जहाँ इंटरेस्ट रहे ना, उसको उसी ओर ले जाना चाहिए। कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए गार्जियन लोगों को, क्योंकि हम लोग खुद देखें कि कहाँ जहाँ नहीं जाना था वहाँ चले आए हैं। कभी नहीं सोचे थे कि पढ़ाएंगे। ये मेरे लिए उल्टा हो चुका है मेरे लाइफ में। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम टीचर हो जाएंगे, हम बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पढ़ाई से अपने हम दूर भागते थे। हम पढ़ाई से एकदम समझिए खुद दूर भागते थे। एवरेज स्टूडेंट थे हमारे साथ, जो भी लड़का सब था वो मेरे बारे में यही सोचता था, या अभी भी सोचते होंगे कि सबसे एवरेज बच्चा जो सबसे फेलियर रहा, क्लास में भी उतना बेहतर नहीं हम कर पाए, 10th भी उतना बेहतर नहीं कर पाए, ये आदमी पढ़ा रहा है बच्चे को। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा समझिए ईश्वर द्वारा दिया गया, क्या कहते हैं, वरदान मिला हमको, माँ भगवती का, माँ सरस्वती का, जो हम ये मतलब कर रहे हैं। तो मेरा यही है सीधा फंडा,
बच्चे की जहाँ इच्छा हो, बच्चा जो करना चाह रहा है, एक बार उसकी बात को आप सुनिए। हम हर एक माता पिता को ये करना चाहते हैं। अगर आपका ये वीडियो कोई भी गार्जियन देख रहे होंगे तो उनको हम यही कहना चाहेंगे, अपने बच्चे से एक बार ज़रूर पूछिए। और किसी भी चीज़ को लोल में नहीं करिए कि फलानमा का बेटा ऐसे किया तो तू भी ऐसे कर। ये सबसे बड़का वो खराबी है। लोल में नहीं कुछ करिए भाई। एक कोई थोड़ा ना बात हुआ, आपका परिस्थिति कुछ और है, हम कितना हो जाएगा, मेरा नाम मुकेश है, अब हम ये चाह लेंगे कॉल से कि हमको कल अंबानी बनना है। हम काहे वैसा बनना चाहेंगे भाई, हम कुछ अलग बनना चाहेंगे। हमको ज़रूरी है कि अंबानी बनेंगे हम, तो ये थिंकिंग नहीं रखना चाहिए गार्जियन लोगों को। बच्चे को पूछिए, बैठाइए, बातचीत करिए। बच्चों से लोग बात ही नहीं करते हैं, माँ काम में, पिताजी बाहर। बैठाइए अपने बच्चे को शाम में 1 घंटा उसके साथ बैठ के बातचीत करिए। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई माने मतलब नहीं। बैठिए अपने बच्चे के पास, बात करिए, पूरे दिन की बात पूछिए, कल क्या होगा, आज पूरे दिन क्या किया, ऐसे ही कुछ बातचीत कर लीजिए ना उससे। देखिए ना आपके बच्चे में कितना बदलाव होता है। होगा, ज़रूर बदलाव होगा। आप सर जैसे ट्यूशन संस्थान पढ़ाते हैं, तो आपके परिवार के कोई सदस्य इससे पहले जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, या फिर आप ही फर्स्ट टाइम इस लाइन में आए? आप जिस गांव में हैं, जी। इस गांव में हमारे परिवार के ही लोग करीब 50 साल पहले से शिक्षा देते आ रहे हैं इस क्षेत्र में। कहिएगा, हमारे बाबा जो थे जी। वो इस रूरल, मतलब कह सकते हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं, जी। इस इलाके से निकल करके वो पहली बार वो बीए पास करके नौकरी लिए थे उस समय में। जी। और वो सेंट्रल स्कूल में थे, वाइस प्रिंसिपल के तौर पे 32 वर्ष नौकरी किए नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ से एक आया। और हमारे जो नाना सब थे, हमारे नाना भी टीचर थे, हमारे नाना के पिताजी जो थे वो लोग भी टीचर थे। तो कहीं ना कहीं वही जो है डीएनए कह सकते हैं आप। हमारे पिताजी भी पढ़ाए हुए हैं नगवास में कुछ दिन। हमारे उनके माने हमारे एक चाचा हैं अंजनी सर, जो पूरा नगवास उनको जानता होगा। कौन ऐसा बच्चा जो उनसे नहीं पढ़ा होगा, हमारे चाचा है। उसके बाद अब उनके बाद हम लोग आए हैं। तो कह सकते हैं कई सारा जो है मतलब ये है कि फैमिली में ही ये चीज़ था कि एजुकेशन सबसे बड़का प्रायोरिटी था। धन भले ही नहीं हो, अलग बात है, मन में एजुकेशन होना चाहिए। बुद्धि जो है, इस पीछे जो सुपर कंप्यूटर है ना, इसके अंदर एजुकेशन भर भर के होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं हुआ खाली किताब आप पढ़ लिए तो आप शिक्षित हो गए, नहीं। एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि सभी तरह, क्या कहते लोग, 16 कला, हर तरह की कला आपके अंदर होनी चाहिए, उसी को कहते हैं एजुकेशन। अब मान लीजिए आपके अंदर कला है, हुनर है, तब ना आप माइक पकड़े हुए हैं, कोई बच्चा कैमरा पकड़े हुआ है। तो ये सब क्या है, एक हुनर है। ये हुनर आती कहाँ से है? इंटरनल बॉडी से, आपको खुद से आएगा ये हुनर। ये भी एक क्या है, तो एजुकेशन हुआ। इसकी भी पढ़ाई होती है, ये भी एजुकेशन है। तो वही बात है कि बच्चे को जहाँ अच्छा लगता हो उस क्षेत्र में बच्चे आगे जाए, मेरा यही कहना है। मैंने सुना है आपके दादाजी होम्योपैथी लाइन में भी थे, डॉक्टर भी थे, क्या यह सच है? मेरे चाचा हैं, अभी भी हैं। चाचा हैं। हाँ, मेरे चाचा हैं जो BHMS BUMBH पटना से किए हुए हैं, मुजफ्फरपुर से किए हुए हैं। मेरे फैमिली में कई सारे डॉक्टर भी हैं। मेरी बहन इस बार अभी इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट की है, उसको भी एक बाहरी कंपनी ने उसको सिलेक्शन लिया है। मेरे फैमिली में समझने डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर ये लोग हैं। और ये लोग अब अचीव कर रहे हैं अपने अपने गोल को, बहुत सारे लोग। और कहीं ना कहीं फैमिली जो मैंने पहले अगर हम लोग ये सब नहीं लिए रहते शिक्षा, तो आज हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे होते। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग के घर में माँ शारदे के रूप में हमारे दादाजी आए हुए थे, उन्होंने हम लोग को शिक्षित किया। देखिए, हमारे बाबा बहुत ज़्यादा पैसा कमा के बहुत बड़ा मकान नहीं बना पाए, बहुत ये नहीं कर पाए, लेकिन मकान भी बनाए, ज़मीन भी लिए, लेकिन वो जो कहिएगा आलीशान एकदम नहीं कर पाए। लेकिन सभी को शिक्षित जरूर कर दिए, रास्ता दे दिए जीने का। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हम वही कहते रहते हैं बच्चा सबको कि देखो, हम लोग को मिल गया, कम से कम एगो टीचर मिल गया हम लोग के फैमिली में, हम लोग जैसे तैसे करके पढ़ लिए कम से कम। अब तुम लोग कितना दिक्कत होता होगा हम जान सकते हैं कि तुम लोग को, क्योंकि एक फैमिली में अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है ना, उस फैमिली के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपको क्या पता? टीचर लोग, मतलब बताइए, आपके घर में बच्चा है, आप पढ़े लिखे हैं तब ना जांच करिएगा। आप नहीं पढ़े लिखे हैं और तब सोचिएगा कि मेरा बच्चा खूब अच्छा कर ले, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई देखने वाला उसको नहीं रहता है। बच्चा घर पे क्या किया, टास्क किया या नहीं किया, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी था। और हम सौभाग्यशाली थे कि हमारे दादाजी टीचर थे और हमारे पिताजी भी कुछ दिन टीचिंग किए हुए हैं। और हमारे चाचा अभी वर्तमान में डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं। जब आप शुरुआत में जब सर ट्यूशन खोलने का प्लान कर रहे थे, तो आपके परिवार के कोई सदस्य ने आपको रोका टोका तो नहीं कि नहीं बुआ ट्यूशन नहीं पढ़ो, नौकरी कर, इस टाइप का कुछ? नहीं, तो डीएनए में था एजुकेशन सबका, क्योंकि जानते होगा ना, नौकरी करने वाला आदमी जो है
एक जगह काम करता है, लेकिन एक टीचर जो है ना राष्ट्र निर्माता होता है, डॉक्टर बनाता है, वकील बनाता है, इंजीनियर बनाता है। तो शिक्षक से बड़ा पद क्या है इस संसार में? इससे भी कोई बड़ा पोस्ट हो तो हमको बताइए। चाहे मोदी जी होंगे, उनके भी एगो गुरु जी होंगे। आपके यहाँ सर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे हमारे गांव समाज से ही जिनका स्थिति बहुत खराब होगा, जिनके पिताजी फीस भी नहीं दे पाते होंगे आपको। तो इस तरीके का और ऐसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं या जो फीस दे सकते हैं ऐसे बच्चों को ही आप पढ़ाते हैं? देखिए, एक बात है कि एहसान करके एहसान जताना एहसान ना करने से अच्छा है। आप हमको बुलवा दीजिएगा तो हम बोल देते हैं। हम बहुतों माने हमारे कोचिंग के बच्चों से आप पूछिएगा तो वो लोग आपको बता दें। हम कभी सबका वीडियो नहीं बनाते हैं। हम किसी को मदद करते हैं ना, उसका हम वीडियो नहीं बनाते हैं। बाकी क्या करते हैं वो हम कह दें कि हाँ ऐसे-ऐसे करते हैं, या नहीं करते होंगे तो फिर भगवान के घर में झूठ हो जाएगा ना। इसलिए आप मेरी ईमानदारी को देखते हुए इस सवाल मुझ पर छोड़ दीजिए कि हम ज़रूर करते होंगे, पक्का करते होंगे और निश्चित करते हैं। बहुत बच्चे को करते हैं, 1-2 बच्चे को ही नहीं करते हैं। समूह में लगभग 40-50 बच्चे को मदद कर देते हैं। 50-50 हज़ार रुपया तक माफ़ हो जाता है क्लास में सर, ऐसा भी हो जाता है। आप इस बार भी देखिए 10वीं बैच में, आप कह दिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके घर पे गए थे कि इनके पिताजी नहीं है, उनकी माँ रो रही है कि बउआ हम नहीं पढ़ा पे भैया बच्चा के। दिल है ना भैया, पिघल गया। आए वहाँ से अगला दिन क्लास में, उसका स्थिति देख लिए ना। एक इंसान का यही तो हाल होता है। अगर आप इंसान हैं तो आप में दया होगी। चलो भाई तुम्हारा फ़ी माफ़ हो गया, तो ये हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये भी बात याद रखिए। वो तो भगवान हमको बनाए हैं और हमारे द्वारा किसी का मदद हो रहा है। ये याद रखिएगा जीवन में, कभी किसी को मदद करते हैं ना, आप नहीं करते हैं, आप माध्यम है खाली। काटता हाँसू है धान और नाम हो जाता है रामलोचन काटा है ना। इसी प्रकार मदद ईश्वर करवाते हैं आपके द्वारा, बशर्ते नाम आपका हो रहा है कि आप मदद किए। सर आप एक शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चों को आप पढ़ाते भी हैं और हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ चैनल पे आपका एक इंटरव्यू सेशन चल रहा है। आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहते हैं सर इस वीडियो के माध्यम से, जो कुछ बात आप बच्चों के सामने शेयर नहीं कर सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ बच्चों को आप संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे आपके पास पढ़ते हैं उनको भी और जो बच्चे आपके पास नहीं पढ़ते हैं उनको भी कुछ मैसेज आप अपनी तरफ? हम एक लास्ट में अब करना चाहते हैं, हम भी लास्ट में एक ही लाइन है। एक लाइन याद रखिएगा जीवन में हमेशा। लोग कहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम एक ही बात बच्चे को कहेंगे, बाबू कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लास्ट में कहेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ ही नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ खोना पड़ता है और एक बड़ी तपस्या से गुजरनी पड़ती है बच्चों को। अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। अब बगैर तपस्या के जब साधु संत को भी रिद्धि सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, तो हम आप तो आम इंसान हैं। तो एक बड़ी तपस्या बड़ी चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। तपस्या भी चुनौतीपूर्ण, कर्मवीर की तरह बाधाओं से ना घबराएं, मुश्किलों से ना घबराएं, धैर्यवान बने रहें। और समस्त जितने भी हमारे बच्चे होंगे या जो भी नए टीचर लोग भी देख रहे होंगे, उन सबको कहना चाहते हैं, लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो आपका अतीत हो चाहे वर्तमान हो, गुजर जाएगा पक्का। भविष्य क्वेश्चन पेपर है, उसको आप नहीं देखे हुए हैं। हम डायलॉग मार दें कि हम ऐसे कर देंगे, नहीं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अतीत को छोड़िए, वर्तमान में जीना शुरू करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्स में काम करते रहिए। कभी किसी की जीवन में बुराई नहीं करिए, सत्य का सहारा लीजिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। आप सत्य के लिए काम करिए, सत्य आपके लिए काम कर देगा, सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज इतना ज़्यादा समय देने के लिए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मुकेश सर हैं ये, और इनका कोचिंग संस्थान बरही चौक पे आदर्श कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है, जो कि नगवास पंचायत के अंतर्गत आता है और बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत। बहुत सारे बच्चे इनके पास पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे जो गांव समाज में नहीं है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी इनको जानते हैं। बाकी इनका पढ़ाई, जो बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरीके से पढ़ाते हैं। और बाकी हमारा ये आज का प्रयास कैसा लगा, आप लोग भी ये भी राय कमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं कि हमारा ये आज का इंटरव्यू सेशन मुकेश सर के साथ कैसा लगा आप लोग को। बाकी मिलता हूँ आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।